नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रेष्ठा पढ़ता की एपिसोड में। दोस्तों, क्या 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद योगी आदित्यनाथ विराजमान रहेंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा? इसका फैसला अब महज चंद लोकसभा सीटों के हाथों में आकर के सिमट चुका है। ज्यादा नहीं, करीब 32 लोकसभा सीटें ऐसे हैं और ये 32 लोकसभा सीट ही तय करेगी और यहाँ की जनता ही तय करेगी कि योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होगा। क्या योगी आदित्यनाथ 2029 में प्रधानमंत्री पद के रेस में सबसे आगे बढ़े रहेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ उस रेस से बाहर निकल जाएंगे? और न केवल रेस से बाहर निकलेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता भी योगी आदित्यनाथ के हाथ से कहीं छीन कर किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं दे दी जाएगी। जितनी सारी मुंह उतनी सारी बातें उतनी सारी चर्चाएं। कहीं एक शर्मा का कोई नाम ले रहा है, यहां तक तो भाजपा के एक सांसद ने एक मंच से ही उनको यशस्वी मुख्यमंत्री बना दिया। कहीं कोई राजनाथ सिंह का नाम लेता है, कहीं कोई पंकज चौधरी का भी नाम सामने लाता है, कहीं किसी और का कोई नाम लेता है। और जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं वो पूरे देश में जिस प्रकार का मैंडेट देश की जनता ने 5 चरणों की वोटिंग में दिया है, वोट करके दिया है, और जो धरातल की खबर निकल करके आ रही है धरातल से, कि वो साफ साफ इंगित करता है कि अब नरेंद्र मोदी की किस्मत जो है, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक भविष्य, क्या 4 जून के बाद उनकी तीसरी शपथ हो पाएगी, तीसरी ताजपोशी होगी या फिर वो विपक्ष में बैठेंगे? ये अब योगी आदित्यनाथ के मुट्ठी में कैद है। यानी यूं कहीं योगी आदित्यनाथ के ही तय करेंगे, उनके वोटर्स तय करेंगे कि आखिरकार इन 32 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का घड़ा सूखेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के घड़ा में पानी भरा रहेगा। घड़ा में पानी रहेगा। इन 32 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का घड़ा नहीं अगर सूखता है, इसका सीधा सा मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता दांव पर होगी। यदि घड़ा सूख गया तो तय मान लीजिए कि गोरखपीठ से पहले 7 साल पहले आपने जिस मुख्यमंत्री को निकलते हुए देखा, वो 2029 में शायद वो प्रधानमंत्री निकलते हुए भी लोग देख सकते हैं। लेकिन बिसात अभी से बिछानी पड़ेगी, और बिसात बिछती कुछ लोगों को कहीं ना कहीं दिख भी रही है। ऐसी बिसात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी लक्ष्य अटल वोट कमल फील गुड और इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ पूरे देश भर में चुनाव का कैंपेन कर रहे थे। गुजरात में उनमें से एक था। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे, वो खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और गुजरात के सांसद भी थे। गुजरात से ही वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात पता था कि गुजरात एक तरफा खड़ा हुआ। 2004 में भी अगर गुजरात एक तरफा खड़ा हो जाता, 2014 और 2019 की तरह 26-0 के स्ट्राइक रेट के साथ खड़ा हो जाता, लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सीटें कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बनती। ऐसा हुआ नहीं उस दौर में। 26 में केवल 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। यानी नरेंद्र मोदी को कोई दोष नहीं दे सकता था कि गुजरात में भाजपा हार गई, क्योंकि गुजरात में 26 में से बहुमत की सीटें तो उसी ने जीता, आधी से ज्यादा सीटें जीती। और 2009 में भी कमोबेश यही हुआ कि 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, तब भी नरेंद्र मोदी को दोष नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा सीट है, अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 41 सीट भी देता है, तब भी माना जाएगा योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाए रखा। आधी से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की जीत के दी। लेकिन 41 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं बनता है। 40-41 सीटों से वो प्रधानमंत्री पद तक मोदी नहीं पहुंच सकते। वो प्रधानमंत्री तभी पहुंच पाएंगे, और ऐसा सोच भी सकते हैं, जब वो करीब 55-60 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर जाते हुए दिखेगी। और 60 से ऊपर तभी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है उत्तर प्रदेश के भीतर, जब योगी आदित्यनाथ चाहे। भला बैल मुझे मार को कहावत को कौन चरितार्थ करना चाहता है इस दौर में? यही उत्तर प्रदेश के भीतर अभी मौजूदा हालात है। उत्तर प्रदेश के भीतर सबको ये बात पता है कि सत्ता में वापसी हो गई। अगर सत्ता में वापसी हो गई भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिल्ली पे फिर से काबिज रही, तो उत्तर प्रदेश में भी रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जो दिल्ली के इशारे पे चले। कोई भूपेंद्र पटेल की तरह, कोई मोहन यादव की तरह, कोई भजनलाल शर्मा की तरह, कोई नायब सैनी की तरह, योगी आदित्यनाथ और बीएस येदियुरप्पा की तरह नहीं।
ऐसे मुख्यमंत्री आला कमान की आंखों में खटकते रहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करने वाले मुख्यमंत्री होते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि योगी आदित्यनाथ आला कमान की आंखों में उस तरह से प्रिय नहीं हो पाए जिस तरीके से रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में दिखते हैं। पहला कारण, रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों को कभी भी विजय रूपाणी की तरह एक व्हाट्सएप मैसेज से हटने का आदेश दिया जा सकता है। वही दूसरा कारण, हिंदुत्व की बिसात पर नरेंद्र मोदी के चेहरे से ज्यादा बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का होता है। और वही अगला कारण, जो कॉरपोरेट हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व को आप देखते हो चुनावी हिंदुत्व है, लेकिन इसके पीछे की जो ताकत है एक कॉरपोरेट चेहरे को प्रतिबिंबित करती है। कॉरपोरेट हिंदुत्व से दूर दूर तक नाता, योगी आदित्यनाथ का नाता दूर दूर तक नहीं दिखता। कोई औद्योगिक घराने के पक्ष में नीतियां बनाने की कोई मंशा भी दिखाई नहीं देती योगी आदित्यनाथ के मन से। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खास कॉरपोरेट घराना ही एयरपोर्ट का भी टेंडर ले और बिजली का मीटर भी वही बांटे। योगी आदित्यनाथ के राज में मंत्रियों से तो गहरे दबाव में इस तरह से काम कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई भी व्यक्ति ये दबाव नहीं बना सकता उन पर कि वो दिल्ली के इशारे पे ही काम करे। चलना भी नहीं चाहिए किसी मुख्यमंत्री को, दिल्ली के इशारे पे किसी मुख्यमंत्री को चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस प्रकार के हालात है मौजूदा, सत्ता तो किसी एक की ही बचेगी, ये तय मान लीजिए। सत्ता या तो नरेंद्र मोदी की बचेगी 4 जून को, या फिर योगी आदित्यनाथ की बचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने भी चर्चाएं हैं, और चर्चा भावी उत्तराधिकार, अगली पीढ़ी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के बाद कौन, वहां पर जाकर के भी अटकती है। देवेंद्र फडणवीस निपटाए जा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में भी उम्मीद थी, उनके पक्ष में भी बहुत बड़ा राज्य था। देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में भी कॉरपोरेट, यानी ये कहे इस संसाधनों के जुटान का पूरी क्षमता उनके पक्ष में दिखाई दे रही थी। उनका डिमोशन हो गया, डिप्टी सीएम बन गए, वो उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के भीतर। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने के बाद वो डिप्टी सीएम बन गए। योगी आदित्यनाथ को डिप्टी सीएम पर मजबूर कोई नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ उसे या तो सत्ता में बरकरार रख करके एक स्वतंत्र चेतना वाले संवैधानिक दायित्वों के तहत, जो हमारा संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री के अधीन नहीं होता। प्रधानमंत्री के अधीन उनके कैबिनेट मंत्री, उनके राज्य मंत्री, उनके उप मंत्री हो सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। और इस संवैधानिक मूल्य को लेकर के चलने वाले योगी आदित्यनाथ को दिल्ली अपने इशारे पर चलने पे मजबूर नहीं कर सकती, ये साफ जाहिर है। और मौजूदा दौर में जो कथित गुजरात लॉबी जो दिल्ली के भीतर हावी है, उस गुजरात लॉबी की आंखों में लंबे समय से योगी आदित्यनाथ खटक रहे हैं। उसे अपना उद्यमी चाहिए, उन्हें कई सारे एजेंडे पूरे करवाने हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के भीतर संसाधनों के ऊपर कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट को कब्जा दिलाने के लिए, राज्य के मंत्रालयों में और ठेकों के भीतर वो जगह दिलाने के लिए, जो अभी सतही तौर पर कुछ दिल्ली दरबार के इशारे पर काम करने वाले मंत्री अपने इलाके में तो दे सकते हैं, अपने मंत्रालय में तो वो दे सकते हैं, लेकिन वहां भी योगी आदित्यनाथ का उपभाजन बनना पड़ सकता है। हम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के बुलडोजर नीति का समर्थन भी नहीं करता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति के कारण ही इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे फिलॉसफी को ही, उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही, पूरी बुनियाद को ही कहीं ना कहीं धक्का लगता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा धक्का तब लगता है जब इस भारत देश के भीतर सत्ता के शीर्ष पर काबिज कोई व्यक्ति संघीय ढांचा के भीतर एक मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार के मुखिया को, केंद्र सरकार का मुखिया यह बात मान बैठे कि वो हमारे अधीन है। केंद्र सरकार का मुखिया देश का मुखिया नहीं होता, वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री, और राज्य सरकार राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये सब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब अलग अलग पद है, अलग अलग दायरा है। यही 32 सीटें, लोकसभा की 32 सीटों में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को अगर
26 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव, इन्हीं 32 सीटें जिन पर वोटिंग होना बचा है, और इन्हीं 32 लोकसभा सीटों के सहारे नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म की सपना पूरे होने वाले हैं। अगर ये 32 सीट घट करके 12, 15, 18 पे आ गई तो तय मान लीजिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, और यह भी कहीं ना कहीं तय हो जाएगा कि शपथ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी नहीं लेने जा रहे। बाकी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।